श्रावस्ती जनपद के कौना में पिछले साल दुष्कर्म के एक आरोपी का हाफ इनकाउंटर हुआ था, जो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इनकाउंटर में कई सारी विसंगतियां पाई गई हैं, जिस पर अब हाईकोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया है और इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। हाईकोर्ट के कुछ तल्ख बयान सुन लीजिए। हाईकोर्ट का कहना है कि एक जीप में 13 लोग बैठे कैसे? बदमाश को घेर कर खड़े 23 पुलिसकर्मियों में से किसी को नहीं लगी गोली? इनकाउंटर पर हाईकोर्ट के सवाल। एक जीप में 13 पुलिसकर्मी कैसे बैठे? 23 पुलिसकर्मियों से घिरे आरोपी की फायरिंग में किसी को गोली क्यों नहीं लगी? और रात के अंधेरे में 15 मीटर दूर से चली गोली सीधे दोनों पैरों में कैसे जा लगी? श्रावस्ती के हाफ इनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन्हीं सवालों ने पुलिस की कहानी को नए सिरे से जांच के घेरे में ला दिया है। अब सीबीआई इन सवालों के जवाब तलाशेगी। एक तरफ पुलिस का दावा है कि आरोपी ने 23 पुलिसकर्मियों से घिरे होने के बावजूद फायरिंग की। दूसरी तरफ हाईकोर्ट का सवाल है कि अगर इतनी बड़ी पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी तो आरोपी की गोली से एक भी पुलिसकर्मी घायल क्यों नहीं हुआ? और जब पुलिस ने जाबाजी फायरिंग की तो 15 मीटर की दूरी से चली गोली सीधे आरोपी के दोनों पैरों में कैसे लगी? श्रावस्ती के कौना में मई 2025 में हुए हाफ इनकाउंटर की कहानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐसे कई सवाल खड़ा किए हैं। इनमें सबसे दिलचस्प सवाल पुलिस टीम की गाड़ी को लेकर है। कोर्ट ने पूछा कि इंस्पेक्टर समेत 13 पुलिसकर्मी आखिर एक ही जीप में कैसे बैठे थे। अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता की जांच करने का भी निर्देश दिया है। सीबीआई को 3 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। पुलिस की एफआईआर में बताए गए घटनाक्रम के मुताबिक इनकाउंटर के दौरान तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की टीम में कुल 13 पुलिसकर्मी थे। इनमें इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल शामिल थे। कुल संख्या 13 हुई। यही हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर ये सभी पुलिसकर्मी एक ही जीप में कैसे बैठे। अदालत ने कहा कि सामान्य जीप में इतने पुलिसकर्मियों के बैठने की क्षमता नहीं होती। यहाँ तक कि पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एसयूवी और एमयूवी में भी 13 लोगों के बैठने की जगह नहीं होती। इतने लोगों के साथ बैठने के लिए वाहन आकर मिनी बस जैसा होना, वाहन का जो आकार है वो मिनी बस जैसा होना चाहिए। अब यही सवाल जांच का हिस्सा है कि पुलिस टीम के 13 सदस्य मौके पर किस वाहन में पहुंचे थे। अगर एक ही जीप थी तो उसमें सभी कैसे बैठे, और अगर एक से ज़्यादा वाहन थे तो उनका जिक्र पुलिस रिकॉर्ड में कहाँ है? यही गलती कर दी अश्विनी कुमार दुबे ने, जबकि अश्विनी कुमार दुबे को जो एफआईआर है उसमें यह दर्शाना चाहिए था कि कोना थाने में पुलिस की 2-3 गाड़ियां हैं और जो एसओजी वाले हैं उनकी अलग गाड़ी है। जिस तरीके से यह मामला हाईलाइट हुआ था, पुलिस अपनी गाड़ी में गई थी और बाकी के जो थाना के सिपाही हैं वो दूसरी गाड़ी में गए थे और एसओजी वाले अपने गाड़ी में गए थे। यही गलती हो गई जो है एफआईआर में इन्होंने एक ही गाड़ी लिखा दी होगी। आगे आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि 23 पुलिसकर्मी घेरे थे फिर भी एक गोली नहीं लगी। मामले में दूसरा बड़ा सवाल फायरिंग को लेकर है। पुलिस की कहानी के मुताबिक आरोपी अलाउद्दीन को घेरने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने दावा किया कि कुल 23 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। आरोपी ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने कथित तौर पर हथियार दोबारा लोड किया और पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हाईकोर्ट ने इस घटनाक्रम में एक अहम सवाल देखा कि 23 पुलिसकर्मियों में से घिरे आरोपी ने फायरिंग की, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी। अदालत ने इसी विरोधाभास को जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना है। अब सीबीआई को ये पता लगाना होगा कि मौके पर पुलिसकर्मी वास्तव में किस स्थिति में थे, आरोपी और पुलिस टीम के बीच कितनी दूरी थी और फायरिंग किस दिशा से हुई। रात 11 बजे 15 मीटर की दूरी और दोनों पैरों में गोली। एनकाउंटर की कहानी का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा एसएचओ की गोली है।
पुलिस के मुताबिक घटना रात करीब 11 बजे एक सुनसान इलाके में आंध्रपुरवा पुल के पास हुई थी। तत्कालीन एसएचओ आरोपी से करीब 15 मीटर की दूरी पर थे। पुलिस की एफआईआर में दावा किया गया कि एसएचओ ने आरोपी के हथियार को दोबारा लोड करने की आवाज़ सुनी। इसके बाद उन्होंने गोली चलाई। गोली आरोपी के दोनों पैरों में लगी। हाईकोर्ट ने अब सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की शूटिंग और निशानेबाजी की क्षमता का भी परीक्षण ले। यानी जांच में ये सवाल देखा जाएगा कि रात के अंधेरे में 15 मीटर की दूरी से केवल असलहा लोड करने की आवाज़ के आधार पर निशाना कैसे साधा गया और दोनों गोलियां आरोपी के पैर में कैसे लगी। यानी सवाल खड़ा हो गया है कि असलहा लोड करने की आवाज़ से निशाना कैसे तय हुआ। पुलिस की कहानी में असलहा लोड किए जाने की आवाज़ महत्वपूर्ण कड़ी है। दावा है कि एसएचओ ने अंधेरे में यह आवाज़ सुनी और खतरा महसूस होने पर गोली चलाई, लेकिन हाईकोर्ट ने इसी दावे को भी परखने की ज़रूरत समझी है। सीबीआई अब ये देख सकती है कि घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियाँ कैसी थीं, रात के समय वहाँ कितनी रोशनी थी, आरोपी और एसएचओ के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी, गोली किस दिशा से चली, आरोपी किस स्थिति में था और क्या ऐसी परिस्थितियों में निशाना लगाना संभव था। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी। इस बीच में तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे को सीबीआई के सामने उसी तरीके से रात के अंधेरे में निशाना लगवाया जाएगा। शायद कोई डमी खड़ा किया जाएगा वहां पर और कोई आवाज़ की जाएगी और उसके बाद में एसएचओ को 15 मीटर की दूरी से रात में निशाना लगाना होगा और गोली दोनों पैरों पर लगनी चाहिए। ये हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के इकौना पुलिस को सीबीआई की जांच सौंपी है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। चलिए, ये बात तो इनकाउंटर की हो गई। इसमें सरासर गलती श्रावस्ती पुलिस की है। वो अपने एफआईआर में, चार्जशीट में पता नहीं क्या क्या लिख देती है कि खुद ही फंस जाती है। श्रावस्ती में इकौना पुलिस की गलती आज से नहीं बल्कि 10 साल पहले, एक दशक से करती चली आ रही है। ये छटकऊ उर्फ अलाउद्दीन के मामले में, जिसको पूरा श्रावस्ती जिला एक सीरियल रेपिस्ट के नाम से जानता है। शुरुआत से हम इसकी कहानी बताते हैं, इसका आपराधिक इतिहास बताते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है पुलिस ने कैसे गोली मारी, कितने लोग गाड़ी पर चढ़ कर के गए, कहाँ से गोली चलाई, पुलिस वालों को गोली क्यों नहीं लगी। ये सारी चीज़ें इस वक्त मेन फोकस है। लेकिन ग्रेट श्रावस्ती चैनल जो ज़मीनी हकीकत आपको दिखाता है, क्योंकि इस घटना को मैंने कवरेज भी किया था 9, 10, 11 मई 2025 को क्या हालात थे श्रावस्ती जनपद के इकौना की, इस पर एक फोकस कर लेते हैं। इस इनकाउंटर को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको 10 मई की रात को लेकर चलता हूं। ये वीडियो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये 10 मई 2025 की कवरेज है। मामला क्या हुआ था, पूरा इकौना श्रावस्ती ये मामला जानता है। आज उत्तर प्रदेश में अगर ऑटो रिक्शा पर जो नंबर लिखे गए हैं कि कौन सा ऑटो रिक्शा किस क्षेत्र में चलेगा, जो पूरे ऑटो रिक्शा का सत्यापन हुआ है वो इकौना पुलिस की ही देन है। क्योंकि रिक्शा वाले कहीं भी किसी को बिठा करके लेकर के चले जाएं, किसी भी महिला के साथ, बहन बेटी के साथ वो गलत करते हैं, तो अब उनकी पूरी कुंडली पुलिस के पास रहेगी। तो चलिए हम आपको सबसे पहले शुरुआत से बताते हैं कि घटना क्या हुई थी। ये घटना श्रावस्ती जनपद के इकौना भिनगा मार्ग पर एक गांव पड़ता है, वहां का है। एक 7 साल की मासूम बच्ची घर के पास खेल रही थी। घर के बगल में एक व्यक्ति के घर में मांगलिक कार्यक्रम था, तिलक का कार्यक्रम हो रहा था। उस दिन लगन काफ़ी तेज़ था। एक रिक्शा वाला उधर से आता है, नीले कलर का रिक्शा लेकर के। वो छोटी सी मासूम बच्ची को देखता है, उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ बलरामपुर गई है, चलो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है। ऐसे बहला फुसला करके 7 साल की मासूम बच्ची को वो नीले रंग की ऑटो रिक्शा में बैठा लेता है और गायब हो जाता है। कुछ देर बाद लोग बच्ची की तलाश करने लगते हैं। वहीं पर लगा हुआ एक सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है, जिसमें दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति बच्ची का हाथ पकड़ करके बाहर की तरफ ले जा रहा है। नीले कलर के रिक्शा में उसने बिठाया है। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, पूरा गांव जो है आक्रोशित हो जाता है।
और जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होने लगती है। यहाँ तक कि गांव के अधिकतर लोगों ने इकौना थाना पहुंचकर इकौना थाना को घेर लिया। पूरे श्रावस्ती में हंगामा मच गया, कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलानी पड़ी, लोग थाना घेरने लगे, लोग बाजार में आक्रोशित भीड़। वीडियो में आप देख सकते हैं तत्कालीन एडिशनल एसपी प्रवीण यादव को किस तरीके से भीड़ ने घेर लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है कि योगी सरकार में बहन बेटियों की असमत, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आखिरकार अपराध का ग्राफ कितना बढ़ गया है कि एक 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण हो जाता है, और जिस चीज़ की आशंका जताई जा रही थी कि उसने किस मकसद से उस बच्ची का अपहरण किया है, फिरौती मांगने के लिए, रंगदारी के लिए नहीं, बल्कि जो चीज़ लोगों के मन में था आखिरकार वही चीज़ हो गया। उस रिक्शा वाले ने ले जा कर के उस मासूम बच्ची का इतनी बेरहमी से बलात्कार किया कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं 9-10 बजे रात का है। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाली रोड अस्पताल के पास में आक्रोशित भीड़ ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया है, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस वाले आक्रोशित भीड़ को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई थानों की पुलिस फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई है कि वो जो सीरियल रेपिस्ट है, मतलब उसको सीरियल रेपिस्ट का दर्जा बाद में देंगे। पहले बताते हैं कि बाईपास पर, मोनीपुर पर, नेशनल हाईवे पर, इकौना भिनगा मार्ग पर, कटरा श्रावस्ती, यहाँ तक कि बॉर्डर पर पुलिस लगाई गई है कि कहीं से भी वो बच्ची बरामद हो जाए। ये हंगामा हो ही रहा था। उसके 1 घंटा बाद बच्ची को, वो जो उसने बलात्कार करके बच्ची का मोहनीपुर के पास में बच्ची को सड़क के किनारे फेंक करके चला गया। बच्ची को पुलिस ने बरामद किया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब सी, खून से लथपथ बच्ची मिली, जिसके साथ में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी किसी व्यक्ति ने, जिसके बारे में बात को बताएंगे, बाद में बताते हैं, जिसका इनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने बच्ची को बरामद किया। तत्काल इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उसे भिनगा जिला अस्पताल रिफ़र किया गया। हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। क्रिटिकल कंडीशन में उसे केजीएमयू लखनऊ रिफ़र किया गया, जहां पर 22 दिन तक उसकी सर्जरी चली है। ये इनकाउंटर पर सवाल खड़ा करने वाला माननीय न्यायालय और वहां के जो काबिल वकील हैं उनको ये वीडियो भी देखना चाहिए और आकर के उस परिवार से भी मिलना चाहिए जिसकी मासूम बच्ची इस बलात्कार की भेंट चढ़ गई। इनकाउंटर पर लाखों सवाल खड़ा करते हैं। आके उन परिवारों से मिलिए जिन्होंने अपना खोया है, जिनके इज्जत पर कलंक लगी है, जो किसी से बता भी नहीं सकते हैं। अब चलिए इस मामले में आपको बता दें कि छोटको उर्फ अलाउद्दीन निवासी समगड़ा बेहननपुरवा का नाम प्रकाश में आया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका इनकाउंटर हुआ। पुलिस का कहना है कि ये नेपाल भागने की फिराक में था। आंध्रपुरवा के पास में पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें उसने अवैध असलहा निकाल करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस वालों को गोली नहीं लगी। जवाब में तत्कालीन एसएचओ अश्वनी दुबे ने गन लोड करने की आवाज़ सुन करके अंधेरे में फायरिंग की और दोनों गोली जा करके उसके दोनों पैर पर लगी। अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है, यही सब चेक करने के लिए कि अंधेरे में गोली चली, दोनों पैरों पर कैसे लगी, 15 मीटर से एसएचओ ने कैसे निशाना लगाया, 23-24 पुलिस वाले गाड़ी में क्या कर रहे थे, बहुत सारे सवाल हैं। सरासर गलती इकौना पुलिस की है। पता नहीं कैसे लोग एफआईआर चार्जशीट भेजते हैं कि अपने आप फंस जाते हैं। अब चलिए आपको जिस व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ अलाउद्दीन छोटको का, उसको इस मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सत्र न्यायालय भिनगा के द्वारा सुनाई गई। अब चलिए आपको इसका आपराधिक इतिहास बताते हैं, जिसको बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है, बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं। 10 साल पहले लेकर चलते हैं आपको। इकौना थाना क्षेत्र के समगड़ा में एक हिंदू लड़की को इसने अपना शिकार बनाना चाहा। वो 10-11 साल की नाबालिग लड़की थी, जिसको पकड़ करके गन्ने के खेत में उसका बलात्कार करने के लिए ले जा रहा था। तभी कुछ लोगों को पता चल गया, हल्ला हो हुआ वहाँ पर, तो उस बच्ची को छुड़ा लिया गया, लेकिन इसने उसका गाल काट लिया था। इस मामले में आईपीसी की धारा 354 में केस दर्ज हुआ था, जिसमें इसको 4 साल का साधारण सज़ा भी हुई थी। उस मामले में भी इसको कुछ वकीलों ने बचा लिया था और इसमें गलती सरासर वहाँ के हल्का दरोगा की थी। सही ढंग से विवेचना नहीं कर पाए, साक्ष्यों के अभाव में वो छूटा है,
ना कि वो बेकसूर था। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, एफआईआर चार्जशीट सही से नहीं लगा पाए। वहाँ के हल्का दरोगा, पता नहीं किस तरह के दरोगा थे वो। इसलिए साक्ष्यों के अभाव में वकीलों ने लड़ाई लड़ी और पुलिस के एफआईआर को ही चैलेंज किया और वो उस मामले में छूट गया। दूसरी घटना जो इसने कारित की थी उसे सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। फिर उसने एक हिंदू नाबालिग बच्ची को अपना शिकार बनाया। उस बच्ची को ले जा करके उसका बलात्कार किया और उसके बाद उसका गला काट दिया। इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 376 दर्ज हुआ था। 12 साल की सजा काट करके ये बाहर निकला है। आपको बता दें कि उस मामले में भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि बेहद ही गरीब है, वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके पास पैसा नहीं है। और पुलिस के एफआईआर चार्जशीट पर सवाल खड़ा हुआ। तत्कालीन एसएचओ जो रहे होंगे 10-12 साल पहले, और हल्का दरोगा की चार्जशीट एफआईआर ढंग से नहीं थी, इसीलिए साक्ष्यों के अभाव में फिर छूट गया था। बार बार छूटने पर इसका मनोबल इतना बढ़ गया कि फिर आपको बता दें कि 2025 में इसने वो घटना कारित कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इस मामले में भी आजीवन कारावास की सजा इसे सुनाई गई है। और अब जब वकील इस केस को जीत नहीं पा रहे हैं तो पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर दिया है वकीलों ने। माननीय न्यायालय ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी है। उम्मीद करते हैं कि सीबीआई के लोग उस परिवार से भी जाकर मिले जिनकी बहन बेटियां बलात्कार के बाद हत्या की भेंट चढ़ गई, जिनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, आज वो अपने मुंह से कह भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए श्रावस्ती इसको सीरियल रेपिस्ट के नाम से जानता है, जिसके ऊपर आईपीसी की धारा 354, आईपीसी की धारा 302, आईपीसी की धारा 376, बीएनएस की धारा 137(2) पॉक्सो के साथ साथ में और कई गंभीर धाराएं इसके ऊपर दर्ज हैं। अब पुलिस के एनकाउंटर पर जो सवाल खड़ा होता है ये कोई बहुत बड़ा तर्क करने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि इसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। अब इसको अगर फिर छुड़ाया जाएगा तो फिर जा कर के किसी हिंदू लड़की का ये बलात्कार करेगा, मासूम बच्चियों को ये शिकार बनाएगा। ये एकदम से साइको है। आप लोगों ने इसका बैकग्राउंड आज जान लिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। एक चीज़ और आपको बता दें कि पुलिस की गाड़ी में कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग नहीं बैठते हैं, ये स्थिति परिस्थिति सिचुएशन पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा जब किसान यूनियन के लोग या किसी पार्टी के लोग जब कभी धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, तो एक पुलिस की गाड़ी में मान लो 4 ही पुलिस 5 ही पुलिसकर्मी आते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को उसमें भरना पड़ता है। जेल की जो गाड़ी आती है उसमें जो जिनमें ले जाया जाता है उसमें क्षमता 20 की होती है, उसमें भी 25 लोगों को भरना पड़ता है। ये स्थिति पर निर्भर करता है। इस मामले में जब इसका इनकाउंटर हुआ है, लोगों की निगाहें पुलिसकर्मियों की इस अपराधी के ऊपर ही लगी हुई थी। तो आपको बता दें कि मेरे ख्याल से जो एसओजी की गाड़ी है उसके ड्राइवर अलग होते हैं, वो अपनी गाड़ी में आए होंगे। कौना थाना में 2 गाड़ी है, एक मेन गाड़ी है, एक दूसरी गाड़ी है, 2-3 गाड़ी है। जो पुलिस वाले जहाँ जिस तरीके से हुआ वहाँ उस तरीके से पहुँचे। ये कहना गलत है कि एक गाड़ी में इतने पुलिस वाले कैसे गए। ये कागज़ में हेर फेर हुआ है। मैंने कहा ना कि गलती कौना पुलिस की है, अपने चार्जशीट में एफआईआर में पता नहीं क्या दर्ज करा देते हैं। अब गाड़ी से गए बैलगाड़ी से गए, इससे नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अपराधी का जो आपराधिक इतिहास है वो सोच करके पुलिस इनकाउंटर पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस का इनकाउंटर करना सही है या फर्जी है ये तो सीबीआई जांच करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन थोड़ा हमदर्दी उन परिवारों के साथ भी रखिए जनाब, जिन परिवारों की बच्चियां जिस तरीके से इस बलात्कार का भेंट चढ़ गई, जिनके घर के लोग आज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। एक के बाद एक लगातार वो दरिंदगी का शिकार बनाता गया। और मेरा तो ये भी मानना है कि अगर वो इस बार भी छूट गया तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस मामले में ऑटो रिक्शा के सीट के अंदर रखा हुआ नाबालिग बच्ची का अंडरगारमेंट्स और जो भी साक्ष्य सबूत है वो, और आरोपी का और पीड़िता का दोनों का प्रयोगशाला में डीएनए के लिए भेजा गया था, जिसमें 18-19 डीएनए मैच हुआ है। आप लोग सोचिए, बाकायदा जेल में कारागार जिला श्रावस्ती में शिनाख्त परेड कराई गई है, जहां पर 12 लोगों के बीच में इस अलाउद्दीन उर्फ छटकू को खड़ा किया गया था, जिसमें बच्ची ने दाहिने बाएं दोनों तरफ से इसका लुक देख करके इसकी पहचान करी है।
और उसने कह दिया कि इसी ने मेरे साथ गलत काम किया है। इतने सारे साक्ष्य सबूत, इतना बड़ा आपराधिक बैकग्राउंड का आदमी, आखिरकार इसको क्यों लोग छुड़ाने में लगे हुए हैं? जिस आदमी का घर तिरपाल पल्ली पर बना हुआ है, वो जिसके पीछे 302, 376, 354, 137 और दुनिया भर की धाराएं लगी हो, उसे आखिरकार क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे काबिल वकील? ये तो ऊपर वाला ही जानता है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कितने बड़े बड़े वकीलों को कैसे उसने अफोर्ड कर लिया? जानकारी मिली है कुछ एनजीओ जो है इसकी सहायता कर रही है। बहरहाल क्या सच्चाई है इस इनकाउंटर में, क्या सच्चाई नहीं है, माननीय न्यायालय ने सीबीआई को जांच सौंपी है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कहीं जो है गलती ना हो जाए फिर और इसका मनोबल बढ़ जाए, या करके किसी दूसरी बच्ची को अपना शिकार बना ले। पूरा श्रावस्ती जिला जिस व्यक्ति को सीरियल रेपिस्ट के नाम से जानता है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये चीज़ नहीं दिखाएगी। बस वो ये दिखाएगी एसएचओ को निशाना लगाना है। 23 लोग गाड़ी में पुलिस वाले बैठे थे। बहरहाल श्रावस्ती पुलिस ने जो भी किया, श्रावस्ती पुलिस के इस इनकाउंटर को मैं सपोर्ट करता हूं और श्रावस्ती पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं कि इसी तरीके से अपराधियों के साथ निपटना चाहिए ताकि इलाके में एक मिसाल बने। और इसी घटना के बाद से श्रावस्ती में अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है अपहरण की। ये पुलिस ने अपना जो इनकाउंटर करके एक मिसाल पेश की है, ये काबिल तारीफ़ है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल श्रावस्ती पुलिस को सैल्यूट करता है।